अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो शायद आपको छोटा लगे, लेकिन ये मुल्क इतना हैरानकुन है, इतना खूबसूरत है, इतना अनोखा है कि आप वीडियो देखते देखते बस यही सोचते रह जाएंगे कि यार ये जगह तो बिल्कुल जन्नत जैसी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल की, वो मुल्क जहाँ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जहाँ हर गली में तारीख बोलती है, जहाँ मंदिर और पहाड़ एक साथ आपका इस्तकबाल करते हैं। अब सोचे जरा, एक ऐसा मुल्क जो चारों तरफ से जमीन में घिरा हुआ है, जिसके पास कोई समंदर नहीं, कोई बंदरगाह नहीं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया के लाखों सयाह हर साल यहाँ खिंचे चले आते हैं। क्यों? क्या है इस मुल्क में ऐसा खास? ये लोग कैसे रहते हैं? उनकी जिंदगी कैसी है? पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों का इस मुल्क से क्या ताल्लुक है? और सबसे बढ़कर वो कौन सी ऐसी चीज है नेपाल में जो आपने पहले कभी कहीं नहीं सुनी? आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा हैरानकुन राज बताने वाला हूँ जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, बिल्कुल मुफ्त है और आपको ऐसी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपकी दुनिया का नक्शा बदल देंगी। तो चलिए दोस्तों, सफर शुरू करते हैं। नेपाल, ये नाम सुनते ही जहन में आता है माउंट एवरेस्ट, बुधमत और सरसब्ज पहाड़, लेकिन असल बात यह है कि नेपाल सिर्फ इन तीन चीजों से कहीं ज्यादा है। नेपाल जनूबी एशिया का एक छोटा लेकिन इंतहाई अहम मुल्क है जो भारत और चीन के दरमियान वाक़ है। रकबे के लिहाज से ये मुल्क तकरीबन 1,47,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। समझे तो ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब से भी छोटा है, लेकिन इस छोटे से मुल्क में जो कुछ है वो बड़े बड़े मुल्कों में भी नहीं होता। आबादी की बात करें तो नेपाल में तकरीबन 3 करोड़ लोग रहते हैं, यानी पाकिस्तान के लाहौर शहर से भी कम आबादी वाला ये मुल्क दुनिया के सियाहती नक्शे पर अपनी एक अलग और बहुत अहम जगह रखता है। और यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि इस मुल्क में दुनिया की 10 सबसे ऊंची पहाड़ी चोटियों में से 8 मौजूद हैं। 8! सोचे जरा, पूरी दुनिया में जितनी भी बुलंद चोटियां हैं उनमें से 8 एक छोटे से मुल्क में। ये कोई मामूली बात नहीं दोस्तों। नेपाल का दारुल हुकूमत काठमांडू है, एक ऐसा शहर जहाँ आप सुबह मंदिर की घंटियां सुनते हैं, दोपहर को बाजार की रौनक देखते हैं और शाम को पहाड़ों पर हुरूब आफ्ताब का नजारा करते हैं। लेकिन नेपाल की तारीख इससे भी कहीं ज्यादा दिलचस्प है। आपको यकीन नहीं आएगा, नेपाल दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसे कभी किसी यूरोपीय ताकत ने नौ तो आबादियाती नहीं बनाया। जब अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली सब एशिया, अफ्रीका और अमरीका को फतह कर रहे थे, नेपाल ने अपनी आजादी बरकरार रखी। ये वो मुल्क है जिसने कभी गुलामी नहीं कबूल की। क्या ये काबिल फख्र बात नहीं? अब जरा नेपाल की तारीख में झांकते हैं। नेपाल की तारीख हजारों साल पुरानी है। ये वो सरजमीन है जहाँ गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। जी हाँ, बुद्ध मत के बानी सुधारत गौतम, जिनकी तालीमात ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया, वो नेपाल के लंबनी शहर में पैदा हुए। ये वो सरजमीन है जो न सिर्फ हिंदू मत बल्कि बुद्ध मत की भी माँ है। और यही वजह है कि नेपाल में आपको हर जगह मंदिर और बुद्ध खानकाहें एक साथ मिलती हैं। हिंदू और बुद्ध मत के मानने वाले सदियों से यहाँ मिलजुल कर रहते आए हैं। ये भी एक अनोखी बात है। लेकिन असल बात यह है कि नेपाल की सियासी तारीख भी बहुत दिलचस्प रही है। 2008 तक नेपाल दुनिया की आखिरी हिंदू बादशाहत थी। सोचे, 21वीं सदी में जब दुनिया जमहूरियत की बात कर रही थी, नेपाल में एक बादशाह राज करता था। फिर 2008 में अवामी तहरीक के बाद बादशाहत खत्म हुई और नेपाल एक जमहूरिया बन गया। ये तब्दीली आसानी से नहीं आई। कई साल की सियासी कशमकश, माओ नवाज बागियों की लंबी जंग और अवामी एहतजाज के बाद ये मुमकिन हुआ। आपको यकीन नहीं आएगा, नेपाल का कौमी झंडा दुनिया का वाहिद झंडा है जो चौकोर या मुस्ततील नहीं है। ये 2 मुसल्लसों को मिलाकर बना है और इसकी ये मुनफरिद शक्ल इसे दुनिया के तमाम झंडों से अलग बनाती है। झंडे पर सफेद रंग में चांद और सूरज बने हैं। चांद सर्दी और सुकून की अलामत है और सूरज गर्मी और तवानाई का। बचपन से हम सबको सिखाया जाता है कि झंडा हमेशा चौकोर होता है। नेपाल ने ये रिवायत भी तोड़ दी। अब जरा नेपाल के लोगों की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क की असल पहचान वहाँ के लोग होते हैं। नेपाली लोग इंतहाई मेहमान नवाज, गर्म जोश और सादा मिजाज होते हैं। यहाँ के लोगों में एक खास किस्म की सुकून और इत्मीनान है। शायद ये पहाड़ों की गोद में पलने का असर है। नेपाली मुआशरा कई नस्लों और कबीलों पर मुश्तमिल है। पहाड़ी इलाकों में शेरपा, गोरखा और तामांग कबाइल रहते हैं, जबकि मैदानी इलाकों में मधीसी और थारो लोग आबाद है। लेकिन असल बात यह है कि नेपाली लोगों की एक खास बात है जो उन्हें दुनिया में मशहूर करती है, वो है उनकी मेहनत और बहादुरी। गोरखा फौजी पूरी दुनिया में अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। बरतानवी फौज, भारतीय फौज और कई दूसरे ममालिक की फौजों में नेपाली गोरखा फौजी खिदमात अंजाम देते हैं। 200 साल से ज्यादा अरसे से गोरखा फौजी अपनी खुदांदाद बहादुरी से दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि अगर एक गोरखा ने अपना खंजर निकाल लिया तो वो खून देखे बगैर वापस नहीं रखता। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये उनकी इज्जत और गैरत की अलामत है। नेपाल की सकाफत बहुत रंगारंग है। यहाँ 120 से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं। सोचें, एक छोटे से मुल्क में 120 से ज्यादा जबानें। सरकारी जबान नेपाली है जो देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है और हिंदी से बहुत मुशाबहत रखती है। यहाँ सबसे बड़ा त्योहार दासाई है जो हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हर साल मनाया जाता है और ये नेपाल का कौमी त्योहार भी है। इस दौरान पूरा मुल्क खुशियों में डूब जाता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि नेपाल में औरतों का एक खास
मकाम है जो दूसरे जनूबी एशियाई ममालिक से मुख्तलिफ है। कुमारी यानी जिंदा देवी का तस्वुर सिर्फ नेपाल में है। काठमांडू में एक छोटी बच्ची को कुमारी यानी जिंदा देवी के तौर पर मुंतखब किया जाता है और वो एक खास महल में रहती है। लोग इससे दुआ लेने आते हैं, इसे देवी की तरह पूजा जाता है और ये रिवायत। अब आते हैं नेपाल की मईशत की तरफ और यहाँ भी कुछ दिलचस्प बातें हैं। नेपाल एक तरक्की पजीर मुल्क है। उसकी जीडीपी तकरीबन 40 अरब डॉलर के आसपास है जो जनूबी एशिया के मयार से कम है। लेकिन असल बात यह है कि नेपाल की मईशत का सबसे बड़ा सुतून है बैरून मुल्क रहने वाले नेपालियों की भेजी हुई रकम यानी रेमिटेंसेस। नेपाल की जीडीपी का तकरीबन 25 से 30% हिस्सा सिर्फ उसी से आता है। लाखों नेपाली कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मलाइशिया और दीगर ममालिक में काम करते हैं और अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है। उस वक्त एक पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में नेपाली रुपया थोड़ा कम कीमत का है। नेपाल में गुजारा पाकिस्तान के मुकाबले में सस्ता है। काठमांडू में एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएं तो भी आपको ज्यादा खर्च नहीं आएगा। हाँ, बड़े शहरों में महंगाई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन फिर भी ये जनूबी एशिया के सस्ते मुल्कों में शामिल है। नेपाल की मईशत के 3 बड़े सुतून हैं। पहला, सयाहत। हर साल 10 लाख से ज्यादा सयाह नेपाल आते हैं और माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए एक अकेला क्लेम्बर लाखों रुपए अदा करता है। दूसरा, ज़राअत। नेपाल की 65% से ज्यादा आबादी ज़राअत से वाबस्ता है। चावल, मक्की, गेहूं और चाय यहाँ की अहम फसलें हैं। तीसरा, हाइड्रो पावर। नेपाल में इतने दरिया और आबशारें हैं कि अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो ये मुल्क पूरे जनूबी एशिया को बिजली फरोख्त कर सकता है। अंदाजा है कि नेपाल की पानी से बिजली पैदा करने की सलाहियत 83,000 मेगावाट से ज्यादा है। ये एक जबरदस्त वसीला है जिस पर अभी भी मुकम्मल काम नहीं हो सका। आपको यकीन नहीं आएगा, नेपाल में चाय की काश्त बहुत मशहूर है। ईलाम की चाय पूरी दुनिया में मशहूर है और ये आला मयार की चाय जापान, यूरोप और अमेरिका तक बरामद की जाती है। पासिंग चाय, मसाला चाय और बेटर टी, नेपाल में मुख्तलिफ तरह की चाय पी जाती है और हर एक का अपना अनोखा जायका है। अब आते हैं एक ऐसे मौजू पर जो हमारे नाजरीन के लिए खास अहमियत रखता है, पाकिस्तान और नेपाल का ताल्लुक। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक ने 1960 में बाज़ाब्ता सिफारती ताल्लुकात कायम किए। नेपाल में पाकिस्तानी सिफारत खाना मौजूद है और इस्लामाबाद में नेपाली सिफारत खाना है। लेकिन असल बात यह है कि अमली ताल्लुक बहुत ज्यादा नहीं रहा। दोनों के दरमियान तिजारत भी महदूद है और आबादी का तबादला भी कम है। लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए नेपाल बिल्कुल घर जैसा है। भारतीय और नेपाली शहरियों को एक दूसरे के मुल्क में जाने के लिए वीजे की जरूरत नहीं। ये दुनिया की इकलौती ऐसी सरहद है जहाँ दोनों तरफ के लोग बगैर पासपोर्ट के भी आ जा सकते हैं। नेपाल में हिंदुस्तानी सबसे बड़ा गैर मुल्की गिरोह है और हिंदुस्तान में लाखों नेपाली काम करते हैं, खास तौर पर सिक्योरिटी गार्ड्स, फौजी और मजदूर के तौर पर। पाकिस्तानी शहरियों को नेपाल जाने के लिए वीजा दरकार होता है, लेकिन ये बहुत आसानी से मिल जाता है और ऑन अराइवल वीजा भी दस्तयाब है। नेपाल पहुंचते ही एयरपोर्ट पर वीजा ले सकते हैं। बहुत से पाकिस्तानी तलबा भी नेपाल में तालीम हासिल करते हैं, खास तौर पर तिब की तालीम के लिए, क्योंकि नेपाल में मेडिकल तालीम का मयार अच्छा है और खर्च कम है। काठमांडू के कई मेडिकल कॉलेजों में पाकिस्तानी तलबा की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। यहाँ सबसे हैरान कुन चीज ये है कि नेपाल सयाहत के लिए पाकिस्तानियों के दरमियान तेजी से मकबूल हो रहा है। अगर आपने नेपाल नहीं देखा तो समझे आपने एशिया का एक अनमोल खजाना नहीं देखा। अब दोस्तों, आए हम वाकई एक सफर पर निकलते हैं और इस सफर का आगाज होता है काठमांडू से। तसव्वुर करें, आप तरहवा एयरपोर्ट पर उतरते हैं। चारों तरफ पहाड़, हवा में ठंडक और दूर दूर तक हरियाली। ये एयरपोर्ट दुनिया के खतरनाक तरीन हवाई अड्डों में से एक शुमार होता है, क्योंकि चारों तरफ ऊंचे पहाड़ हैं और पायलट को बड़ी महारत से तैयारा उतारना पड़ता है। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो जो नजारा मिलता है वो हर खौफ को भुला देता है। काठमांडू शहर में दाखिल हूँ तो लगता है जैसे माजी और हाल आपस में घुल मिल गए हैं। एक तरफ पुराने चौबी मकानात और तंग गलियां, दूसरी तरफ जदीद दुकानें और ट्रैफिक का शोर। काठमांडू की गलियां तंग लेकिन जिंदगी से भरपूर है। हर गली में कुछ न कुछ नया मिलता है। कभी एक छोटा मंदिर, कभी एक चाय की दुकान, कभी एक पुराना बाजार जहाँ रंग बिरंगी चीजें बिकती हैं। काठमांडू का मरकज है दरबारी मार्ग। ये वो इलाका है जहाँ शाही महल हुआ करता था, जहाँ बड़े होटल और रेस्टोरेंट हैं। लेकिन अगर आप असल नेपाल देखना चाहते हैं तो जाएं तामिल की तरफ। ये बैकपैकर्स का इलाका है जहाँ दुनिया भर से सयाह आते हैं। छोटे होटल हैं, सस्ते खाने की दुकानें हैं और हर तरफ एक आजादाना माहौल है। यहाँ आपको अतालवी, जापानी, इजरायली और पाकिस्तानी सयाह सब एक साथ बैठे मिलेंगे। लेकिन असल बात यह है कि काठमांडू की असल रूह है पाटन और भिक्तापुर में। ये दोनों कदीम शहर काठमांडू से चंद किलोमीटर के फासले पर हैं और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। पाटन का दरबारी स्क्वायर 17वीं सदी के मंदिरों और महलों से भरा हुआ है। यहाँ के फन तामीर को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बगैर कील के बने हुए लकड़ी के मेहराबे, बारीक नक्शो निगार और पत्थर के मुजस्समे, सब कुछ इस कदर खूबसूरत के आंख हटाने को जी नहीं चाहता। भिक्तापुर तो और भी अनोखा है। ये शहर ऐसा लगता है जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। आज भी यहाँ के लोग रिवायती कपड़े पहनते हैं, रिवायती तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और सदियों पुरानी रिवायात को जिंदा रखे हुए हैं। भिक्तापुर का नियाता पोल मंदिर नेपाल का सबसे ऊंचा मंदिर है और इसकी 5 मंजिला इमारत दूर से देखने में बिल्कुल खिलौनों जैसी लगती है, लेकिन करीब जाकर आप इसकी अजमत का एहसास करते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, 2015 के जलजले ने काठमांडू और
और अतराफ के कई इलाकों को तबाह कर दिया था। 9,000 से ज्यादा लोग जान से गए और हजारों साल पुरानी इमारतें मलबे में बदल गईं। ये नेपाल की तारीख का सबसे बड़ा अलमिया था, लेकिन नेपाली लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने शहरों को दोबारा तामीर किया, अपने मंदिरों को दोबारा खड़ा किया और अपनी जिंदगियां दोबारा शुरू की। आज जब आप काठमांडू जाते हैं तो शायद ये यकीन नहीं आता कि यहाँ कभी इतनी बड़ी तबाही आई थी। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं लंबनी की तरफ, वो मकाम जहाँ गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। लंबनी जनूबी नेपाल में वाक़ है और ये बुद्ध मत के मानने वालों के लिए सबसे मुकद्दस मकामात में से एक है। यहाँ दुनिया भर के बुद्ध ममालिक ने अपने अपने अंदाज के मंदिर और खानकाहें बनाई हैं। जापानी मंदिर, थाई मंदिर, चीनी मंदिर, जनूबी कोरियाई मंदिर, सब एक ही जगह और हर एक का अपना मुनफरिद अंदाज। यहाँ आकर वाकई महसूस होता है कि दुनिया कितनी छोटी और कितनी खूबसूरत है। लेकिन असल बात यह है कि लंबनी की असल खूबसूरती उसकी सादगी में है। यहाँ के बागात, आम के दरख्तों की छांव और माहौल में एक अजीब किस्म का सुकून है। लोग यहाँ मुराकबे के लिए आते हैं, अपने आप को ढूंढने आते हैं और जब वापस जाते हैं तो एक अलग ही इंसान बनकर जाते हैं। अब जरा शिमाल की तरफ रुख करते हैं, पोखरा की तरफ। दोस्तों, अगर काठमांडू नेपाल का दिल है तो पोखरा उसकी रूह है। पोखरा वो शहर है जहाँ कुदरत ने अपना सबसे खूबसूरत रंग बिखेरा है। फीवा झील का नीला पानी, उसके अक्स में अंगापूर्ना पहाड़ी सिलसिले का सफेद बर्फ और आसमान में परिंदों की उड़ान। ये नजारा अल्फाज में बयान नहीं हो सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। पोखरा एडवेंचर टूरिज्म का मरकज है। यहाँ से अंगापूर्ना और मचपचरे जैसी चोटियों की ट्रैकिंग शुरू होती है। पैराग्लाइडिंग के लिए पोखरा दुनिया के बेहतरीन मकामात में से एक है। हर दिन सैकड़ों लोग यहाँ से आसमान में उड़ते हैं और पहाड़ों का नजारा करते हैं। ऊपर से पोखरा का नजारा, नीली झील, सब्जाजार वादियां और दूर बर्फ पोश चोटियां। वाकई ये लम्हा जिंदगी में कभी नहीं भूलता। यहाँ सबसे हैरान कुन चीज ये है कि पोखरा में बिगनास झील और रूपा झील भी है, जहाँ सयाह कम और कुदरत ज्यादा है। ये झीलें फीवा से भी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन अभी तक ज्यादा मशहूर नहीं हुई। अगर आप कभी पोखरा जाएं तो इन झीलों तक जरूर जाएं, आपको ऐसा सुकून मिलेगा जो कहीं और नहीं मिलता। अब बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, वो चोटी जो नेपाल की असल पहचान है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसे नेपाली में सगरमाथा कहते हैं, जिसका मतलब है आसमान की पेशानी। तब्ती जबान में इसे चुमोलुंगमा कहा जाता है, जिसका मतलब है दुनिया की माँ। और अंग्रेजी नाम एवरेस्ट एक बरतानवी सर्वेयर सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। आपको यकीन नहीं आएगा, एवरेस्ट हर साल तकरीबन 4 मिलीमीटर ऊंचा होता जा रहा है। ये टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत की वजह से है। और हाँ, 1953 में जब एडमंड हिलारी और टेंजिंग नोर्गे ने पहली बार इस चोटी को सर किया, ये इंसानी तारीख का एक नाकाबिले फरामोश लम्हा था। टेंजिंग नोर्गे नेपाली शेरपा थे, एक सादा पहाड़ी इंसान जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहला कदम रखा। ये नेपाल का फख्र है। लेकिन असल बात यह है कि एवरेस्ट आजकल एक अनोखे मुआवजले का शिकार है। ये बहुत भीड़ भाड़ वाला हो गया है। हर साल सैकड़ों लोग एवरेस्ट सर करने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम तक हो जाती है। जी हाँ, 8,000 मीटर की ऊंचाई पर ट्रैफिक जाम और उसके साथ कचरे का मसला भी बढ़ता जा रहा है। क्लेम्बर अपना कचरा वहाँ छोड़ जाते हैं और नेपाल को उसे साफ करने के लिए खुसूसी मुहिम्मात चलानी पड़ती हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आपको नेपाल हुकूमत को तकरीबन $11,000 की फीस अदा करनी पड़ती है, एक अकेले शख्स के लिए। अब आते हैं नेपाल के खाने की तरफ, और यहाँ भी कुछ हैरान कुन बातें हैं। नेपाल का कौमी खाना है दाल भात, यानी दाल और चावल। लेकिन ये वो दाल चावल नहीं जो आपने सोचा है। नेपाली दाल भात में होता है गरम चावल, मसूर की दाल, ताजा सब्जी, अचार और साथ में पापड़। ये इतना लजीज होता है कि नेपाल में कहावत है, दाल भात पावर 24 घंटे, यानी दाल भात खाने से आपको 24 घंटे की ताकत मिलती है। ट्रैकर्स इस खाने की वजह से ही पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं। मोमो। यहाँ सबसे हैरान कुन चीज ये है कि नेपाल में चतामारे एक ऐसा खाना है जो सिर्फ नेपाल में मिलता है। ये चावल के आटे का पतला क्रिप है जिसमें मुख्तलिफ चीजें भरी होती हैं। और सेल रोटी, ये एक मीठी डोंट नुमा रोटी है जो त्योहारों पर बनाई जाती है और इसका जायका बिल्कुल अनोखा है। नेपाल की चाय, मसाला चाय, ये भी लाजवाब है। पहाड़ों में ट्रैकिंग के दौरान जब आप थके हारे किसी छोटी टी शॉप में रुकते हैं और एक कप गरम चाय पीते हैं तो ये लम्हा जिंदगी भर याद रहता है। अब आपको यकीन नहीं आएगा, नेपाल में गाय ज़िबा करना गैर कानूनी है। गाय नेपाल का कौमी जानवर है और हिंदू मजहब में इसे मुकद्दस माना जाता है। अगर कोई गाय को तकलीफ दे या ज़िबा करे तो उसे जेल हो सकती है। ये वो कानून है जो नेपाल को दुनिया के बेशतर ममालिक से अलग बनाता है। इसीलिए नेपाल में बीफ नहीं मिलता, लेकिन भैंस का गोश्त, मुर्गी, मछली और दीगर गोश्त आसानी से दस्तयाब है। मुसलमानों के लिए हलाल खाना बड़े शहरों में मिल जाता है। काठमांडू में थामिल इलाके में कई हलाल रेस्टोरेंट मौजूद है। नेपाल का मौसम, ये भी एक दिलचस्प मौजू है। नेपाल में आप एक ही मुल्क में 3 मुख्तलिफ आबो हवा तजुर्बा कर सकते हैं। जुनूब में तराटी का इलाका है जहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है। दरमियानी पहाड़ी इलाके में मौसम मोतदिल होता है और शुमाल में हिमालय के इलाके में बर्फ और इंतहाई सर्दी होती है। एवरेस्ट के इलाके में सर्दियों में दर्जा हरारत -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये दुनिया के सर्द तरीन मकामात में से एक है। नेपाल जाने का बेहतरीन वक्त अक्टूबर से नवंबर है। इस वक्त मौसम साफ होता है, हवा खुश्क होती है और पहाड़ बिल्कुल वाजे दिखाई देते हैं। मार्च से मई भी अच्छा वक्त है। मूनसून के मौसम में यानी जून से सितंबर तक बारिश बहुत ज्यादा होती है और
ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है। लेकिन असल बात यह है कि नेपाल में कुदरत के नजारे हर मौसम में खूबसूरत होते हैं। मानसून में आबशारें और दरिया भर जाते हैं और हरियाली अपने उरूज पर होती है। सर्दियों में पहाड़ बर्फ से सफेद हो जाते हैं और पोखरा की झील पर सुबह के वक्त ऐसी धुंध छाती है कि आपको लगता है जैसे आप किसी ख्वाब में हैं। नेपाल में ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये भी एक अनोखा तजुर्बा है। बड़े शहरों में टैक्सियां और रक्शे हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में सफर की बात ही और है। कुछ जगहों पर सड़क इतनी तंग और खतरनाक है कि एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई और बस चलती जाती है। आपको यकीन नहीं आएगा कि नेपाल में दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक बस रूट है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में पैदल चलना ही असल सफर है। ट्रैकिंग यहाँ का सबसे मकबूल सियाहती अमल है और दुनिया भर से लाखों लोग सिर्फ ट्रैकिंग के लिए नेपाल आते हैं। अंगापूर्णा बेस कैंप ट्रैक, एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक और लंगटांग ट्रैक ये दुनिया की मशहूर तरीन ट्रैकिंग राहें हैं। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने में तकरीबन 12 से 14 दिन लगते हैं और ये सफर इतना यादगार होता है कि लोग जिंदगी भर भूल नहीं पाते। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि नेपाल में लोकल ट्रैकिंग भी है, जहाँ आप पहाड़ी गांव से गांव गुजरते हैं, मकामी लोगों के घरों में रहते हैं, उनका खाना खाते हैं और उनकी जिंदगी को करीब से देखते हैं। ये तजर्बा किसी भी लग्जरी होटल से ज्यादा कीमती है। नेपाल में एक और अनोखी जगह है, छुतुन नेशनल पार्क। ये जनूबी नेपाल में वाक़ है और यहाँ आपको हिंदुस्तानी गेंडा, बंगाल टाइगर, हाथी, मगरमच्छ और हिरन देखने को मिलते हैं। छुतुन दुनिया के बेहतरीन वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स में से एक है और यहाँ जीप सफारी और हाथी सफारी दोनों दस्तयाब हैं। सुबह सवेरे जब आप हाथी की पीठ पर बैठकर घने जंगल में जाते हैं और अचानक एक गेंडा आपके सामने आ जाता है, ये लम्हा वाकई दिल को झंझोड़ देता है। आपको यकीन नहीं आएगा, नेपाल में मुस्तंग नामी एक ऐसा इलाका है जो सदियों तक दुनिया से कटा रहा। ये एक कदीम बादशाही थी जो तप्ती सकाफत का गहवारा थी। यहाँ के लोग आज भी तप्ती जबान बोलते हैं, तप्ती बुद्ध मत मानते हैं और उनकी जिंदगी सदियों पहले जैसी है। मुस्तंग के गारों में हजारों साल पुरानी बुद्ध मत की मखतूतात मिली हैं। ये तारीख का एक नाकाबिले यकीन खजाना है, लेकिन अब यहाँ जाने के लिए खसूसी परमिट दरकार है और फी शख्स $500 रोजाना की फीस है। ये नेपाल का सबसे महंगा ट्रैकिंग रूट है। नेपाल की एक और अनोखी बात, और ये वाकई हैरानकुन है, नेपाल वाहिद मुल्क है जिसका अपना टाइम जोन आधा घंटा और 45 मिनट का है। यानी नेपाल का टाइम जोन UTC प्लस 5:45 है। पाकिस्तान का UTC प्लस 5 है, भारत का UTC प्लस 5 30 है और नेपाल का UTC प्लस 5 45। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो 45 मिनट का फर्क रखता है, आधा घंटा और 15 मिनट। कोई और मुल्क ऐसा नहीं करता। क्यों है ऐसा? इसलिए क्योंकि नेपाल ने एक खास तरीके से अपनी जोग्राफियाई पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया और इस अनोखे फैसले ने नेपाल को और भी मुनफरिद बना दिया। लेकिन असल बात यह है कि नेपाल की असल ताकत उसके पहाड़ नहीं, उसके मंदिर नहीं, बल्कि उसके लोग हैं। नेपाली लोगों में एक ऐसी गर्मजोशी, एक ऐसी खुशमिजाजी है जो आपको फौरन अपना बना लेती है। वो हमेशा मुस्कुराते हैं, नमस्ते कहते हैं और आपको अपने घर में खुशामदीद कहते हैं। ये नमस्ते सिर्फ एक सलाम नहीं, ये एक फलसफा है, यानी मेरे अंदर की रूह आपके अंदर की रूह को सलाम करती है। नेपाल के मजहबी मकामात की बात करें तो पिशुपति नाथ मंदिर सबसे अहम है। ये हिंदू मत के सबसे मुकद्दस मंदिरों में से एक है और ये काठमांडू में बिगमती दरिया के किनारे वाक़ है। यहाँ हर साल लाखों ज़ायरीन आते हैं। लेकिन यहाँ सबसे हैरानकुन बात यह है कि पिशुपति नाथ में घाट भी है, यानी वो जगह जहाँ हिंदू मत के मुताबिक मर्दों को आग में जलाया जाता है और ये अमल खुलेआम दरिया के किनारे होता है। सयाह ये मंजर देखते हैं और जिंदगी और मौत के फलसफे के बारे में सोचते हैं। स्वयंभू नाथ, जिसे मगरबी लोग मंकी टेम्पल कहते हैं, काठमांडू की एक पहाड़ी पर बना हुआ एक बुद्ध स्तूपा है जिसके चारों तरफ बंदरों की भीड़ रहती है। यहाँ से पूरे काठमांडू का नजारा होता है। ऊंचाई से देखें तो लगता है जैसे कोई पेंटिंग हो। बुद्धनाथ स्तूपा ये दुनिया के बड़े बुद्ध स्तूपों में से एक है और इसे यूनेस्को ने आलमी वर्षा करार दिया है। यहाँ तप्ती बुद्ध मत के मानने वाले स्तूपे के शेड चक्कर लगाते हैं, माला फेरते हैं और दुआ करते हैं। ये जगह एक ऐसी रूहानी तवानाई से भरी है कि आप खुद को कुछ मुख्तलिफ महसूस करने लगते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, नेपाल में एक जगह है जूम सोम। ये मुस्तंग जाने का रास्ता है और यहाँ की काली गुंदकी नदी दुनिया की गहरी तरीन घाटियों से गुजरती है। ये घाटी इतनी गहरी है कि इसके दोनों तरफ 8000 मीटर से ऊंची चोटियां हैं। एक तरफ अंगापूर्णा और दूसरी तरफ धूलागरी। ये कुदरत का एक ऐसा शाहकार है जो देखकर आंखें चकरा जाती हैं। नेपाल की एक और अनोखी बात, यहाँ शीरपा कबीला रहता है। शीरपा वो लोग हैं जिन्होंने एवरेस्ट और दीगर बुलंद चोटियों को सर करने में क्लेम्बर्स की मदद की है। ये लोग पहाड़ों में पैदा होते हैं, पहाड़ों में पिलते हैं और उनका जिस्म कुदरती तौर पर ऊंचाई के लिए ढिला हुआ है। शीरपाओं के खून में एक खास जीन है जो उन्हें कम ऑक्सीजन में भी आसानी से सांस लेने देता है। ये कुदरत का एक हैरत अंगेज कारनामा है। एक मशहूर शीरपा कामी रीता शीरपा ने 29 बार एवरेस्ट सर की है। ये एक आलमी रिकॉर्ड है। नेपाल की एक और जबरदस्त बात, यहाँ दुनिया की सबसे खूबसूरत ट्रैकिंग राहों में से एक है जिसे अंगापूर्णा सर्किट कहते हैं। ये तकरीबन 300 किलोमीटर तवील रास्ता है जो कई मुख्तलिफ वादियों, पहाड़ी दरों और कदीम गांव से गुजरता है। इस रास्ते का सबसे ऊंचा मकाम थोरंग ला पास है जो 5416 मीटर की बुलंदी पर है। जब आप इस पास को अबूर करते हैं और दूसरी तरफ उतरते हैं तो ये एक फतह का एहसास है जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। यहाँ सब
सबसे हैरानकुन चीज ये है कि नेपाल में रास्ता भूल जाना भी एक तजुर्बा है। कई ट्रेकर ऐसे हैं जो रास्ता भटककर किसी अनजान गांव पहुंच गए और वहां के लोगों ने उन्हें अपने घर में रखा, खाना खिलाया और अगले दिन रास्ता दिखाया। ये मेहमान नवाजी आज की दुनिया में बहुत कम मिलती है। नेपाल के बारे में एक और अनोखी बात, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो करण रुवाई के मुताबिक लैंडलॉक्ड है, लेकिन फिर भी इसकी कौमी एयरलाइन नेपाल एयरलाइंस दुनिया के कई ममालिक को परवाजें फराहम करती है। और चूंकि समंदर नहीं है, इसलिए नेपाल ने अपना सारा तवज्जो पहाड़ों, दरियाओं और सयाहत पर मरकूज किया है। नेपाल की खारजा पॉलिसी भी दिलचस्प है। नेपाल ने हमेशा अपने दो बड़े हमसायों भारत और चीन के दरमियान तवाजुन बरकरार रखने की कोशिश की है। भारत के साथ करीबी सकाफती, तिजारती और लोगों का ताल्लुक है, जबकि चीन ने नेपाल में बड़ी सरमायाकारी की है, नई सड़कें, ट्रेन मंसूबे और तामीरात। नेपाल ने अपने आप को बहुत होशियारी से इन दोनों ताकतों के दरमियान रखा है। आपको यकीन नहीं आएगा, नेपाल में एक झील है जिसका नाम है ताल बरहम। इस झील के बारे में कहा जाता है कि कभी कभी इसमें पानी सफेद हो जाता है, यानी दूध की तरह सफेद। मकामी लोग इसे देवी का मोजज़ा मानते हैं, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक ये एक खास तहालिब की वजह से होता है। जो भी हो, ये नजारा वाकई नाकाबिले यकीन होता है। नेपाल का मुस्तकबिल, ये सवाल बहुत अहम है। नेपाल के पास जबरदस्त कुदरती वसाइल है, पानी, पहाड़, जंगल और सयाहत का लामहदूद इम्कान। अगर सियासी इस्तेहकाम आए और हुकूमतें ईमानदारी से काम करें तो नेपाल जनूबी एशिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल हो सकता है। नौजवान नेपाली अब बैरून मुल्क जाने की बजाय अपने मुल्क में कारोबार शुरू कर रहे हैं, ये एक अच्छी अलामत है। लेकिन असल बात यह है कि नेपाल का सबसे बड़ा मसला ब्रेन ड्रेन है, यानी तालीम याफ्ता और हुनरमंद लोगों का बैरून मुल्क चले जाना। हर साल हजारों नेपाली डॉक्टर, इंजीनियर और पढ़े लिखे नौजवान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का रुख करते हैं और वापस नहीं आते। ये वो नुकसान है जो पैसों में नहीं नापा जा सकता। नेपाल की माशरती साख्त की बात करें तो यहाँ जात पात का निजाम भी रहा है जो हिंदुस्तान की तरह ही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये निजाम कमजोर पड़ रहा है और नई नस्ल उसे मानने से इनकार कर रही है। नेपाल में खवातीन की तालीम और सियासत में शिरकत भी बढ़ रही है। नेपाल की पहली खातून सदर बुधा देवी भंडारी थी, जिन्होंने 2015 से 2023 तक इस ओहदे पर खिदमत अंजाम दी। लेकिन असल बात यह है कि नेपाल को अभी भी बहुत सी चैलेंजेस का सामना है। गुर्बत, बेरोजगारी और तरक्याती बुनियादी ढांचे की कमी सबसे बड़े मसाइल हैं। बिजली की किल्लत पहले बहुत बड़ा मसला थी, कभी कभी 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी, लेकिन अब हाइड्रो पावर में सरमायाकारी की वजह से सूरत हाल बेहतर हो रही है। नेपाल ने हाल ही में भारत को बिजली फरोख्त करना शुरू की है। एक वक्त था जब खुद बिजली नहीं थी और अब वो बरामद कर रहे हैं, ये तरक्की है। नेपाल की सयाहत की तरफ वापस आएं तो एक और जगह है जो बहुत कम लोग जानते हैं, बंदीपुर। ये एक पहाड़ी कस्बा है जो 200 साल पहले एक बड़ा तिजारती मरकज था। जब सड़क ने कदीम तिजारती रास्तों को बदल दिया तो बंदीपुर वीरान हो गया, लेकिन इसी वजह से इसकी कदीम इमारतें और गलियां आज भी महफूज हैं। यहाँ आकर लगता है जैसे आप 18वीं सदी में आ गए हो। कोई शोर नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, सिर्फ पहाड़ों की खामोशी और पुरानी इमारतों की सरगोशी। आपको यकीन नहीं आएगा, नेपाल में ईटी का तस्वुर भी है। हिमालय के पहाड़ों में एक पुरस्रार मखलूक की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं। बर्फ में बड़े बड़े कदमों के निशान, रात को अजीब आवाजें, लेकिन आज तक साइंसी तौर पर ईटी के वजूद का सबूत नहीं मिला। फिर भी ये कहानी नेपाल की सकाफत का हिस्सा है और शेरपा लोग आज भी इसे सच मानते हैं। नेपाल का निजाम तालीम भी दिलचस्प है। यहाँ शरह खानदगी तकरीबन 67% है, जो गुज़श्ता कई दहाइयों में बहुत बेहतर हुई है। हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में मुफ्त तालीम दी है, लेकिन मेयार अभी भी एक बड़ा मसला है। इसलिए जो लोग साहिब हैसियत हैं वो अपने बच्चों को निजी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजते हैं। नेपाल में एक हैरानकुन बात यह भी है कि यहाँ नए साल का जश्न 3 बार मनाया जाता है। अंग्रेजी नया साल 1 जनवरी को, नेपाली नया साल अप्रैल में और तब्ती नया साल लूजर फरवरी में। एक मुल्क और 3 नए साल, ये भी तो कमाल की बात है ना। लेकिन असल बात यह है कि नेपाल में इंडोर प्लम्बिंग अभी भी एक लग्जरी है। दूर दराज इलाकों में, पहाड़ी गाँव में आज भी कई घरों में बाहर बने टॉयलेट इस्तेमाल होते हैं और गर्म पानी एक ख्वाहिश है, न कि हकीकत। ये तरक्की की रफ्तार का एक अक्स है। शहर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन देहात अभी पीछे हैं। नेपाल की और एक अनोखी बात, यहाँ गंडरक एक ऐसा खाना है जो सिर्फ नेपाल में बनता है। ये सब्ज पत्तों को खुश्क करके खमीर उठाया जाता है और फिर सालन में डाला जाता है। ये नेपाल का कौमी खाना नहीं, लेकिन हर नेपाली घर में ये जरूर बनता है और हर नेपाली को अपनी माँ के हाथ का बना गंडरक याद रहता है। ये खाना नॉस्टैल्जिया का एक जरिया है। दोस्तों, आज हमने नेपाल के बारे में बहुत कुछ जाना, इसकी तारीख, इसकी सकाफत, इसके लोग, इसके पहाड़, इसके मंदिर, इसका खाना, इसकी मईशत, सब कुछ। और जब मैं नेपाल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक बात हमेशा याद आती है। ये वो मुल्क है जिसने कभी गुलामी नहीं कबूल की, जिसने हजारों साल की तहजीब को आज भी जिंदा रखा है, जिसके लोग गरीब हो सकते हैं लेकिन उनके दिल बहुत अमीर है। नेपाल सिखाता है कि खुशी पैसों में नहीं बल्कि कुदरत की गोद में, इंसानी रिश्तों में और अपनी रिवायात की पासदारी में है। जब आप काठमांडू की किसी गली में खड़े हों और एक बूढ़ी नेपाली खातून आपको नमस्ते कहकर मुस्कुराए तो इस लम्हे में जो गर्माहट है वो किसी भी 5-17 होटल में नहीं मिलती। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा नेपाल? क्या आपने कभी नेपाल जाने का सोचा है या क्या आप में से कोई नेपाल जा चुका है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगली वीडियो किस मुल्क पर बनाएं वो भी कमेंट में लिखें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत अहम है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें। ये एक लाइक हमें और वीडियोस बनाने की तवानाई देता है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने दोस्तों और खानदान के साथ ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि नेपाल की ये हैरानकुन कहानी हर किसी को सुननी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।